मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुमंजिला इमारत बन रही है। बिल्कुल। और इस पूरी इमारत को खड़ा करने के लिए ना एक मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जी। जिसमें घर का पूरा नक्शा, पिलर्स का डिजाइन और जो कमरों का बुनियादी लेआउट होता है वो सब शामिल है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी मुख्य नक्शे में ये भी लिखा जाने लगे कि किस कमरे में कितने वॉट का बल्ब लगेगा या फिर किस खिड़की का शीशा किस कंपनी का होगा, तो क्या होगा? वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बिल्कुल। वो मुख्य नक्शा इतना जटिल और अव्यवस्थित हो जाएगा कि किसी भी इंजीनियर के लिए उसे पढ़ना या समझना मतलब लगभग असंभव ही हो जाएगा। एकदम सही कहा आपने। वो एक स्पष्ट दिशा निर्देश के बजाय ना एक पूरी भूल भुलैया बन जाएगा। और यही कारण है कि दुनिया के जो बेहतरीन आर्किटेक्ट्स होते हैं वो एक मुख्य नक्शा अलग रखते हैं और बाकी जो विस्तृत सूचियां होती हैं उनके लिए एक एनेक्शर या जिसे हम अनुबंध कहते हैं वो तैयार करते हैं। और आज के हमारे इस डीप डाइव का या गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही एनेक्स्चर है। हमारे पास राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के कुछ बेहद विस्तृत नोट्स और व्याख्यान मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके आज हम द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियों को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ना? हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स काम कैसे करते हैं, इन्हें क्यों बनाया गया और ये सिर्फ कागज की सूचियां ना होकर भारत के प्रशासन की रीढ़ कैसे हैं। इस एनेक्सचर वाले दृष्टिकोण से शुरुआत करना एकदम सटीक है। देखिए, संविधान निर्माताओं को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि भविष्य में भारत के राजनीतिक भूगोल में बदलाव होंगे। राज्य बदलेंगे। बिल्कुल। राज्यों के नाम बदलेंगे, नई भाषाएं जुड़ेंगी और अधिकारियों के वेतन में भी तो समय के साथ संशोधन करना पड़ेगा ना। अगर इन सब चीजों को संविधान के मुख्य अनुच्छेदों के भीतर यानी आर्टिकल्स में गहराई में डाल दिया जाता तो क्या होता? तो हर छोटे बदलाव के लिए पूरे मुख्य ढांचे में बार बार काटछांट करनी पड़ती। एग्जैक्टली। और उससे एक बहुत बड़ी संवैधानिक अस्थिरता पैदा हो सकती थी। ये तो सच में एक बहुत ही दूरदर्शी सोच थी उनकी। एक अलग वर्गीकरण प्रणाली बनाकर उन्होंने मुख्य संविधान को सुरक्षित रखा। और मुझे ये जानना वाकई हैरानी भरा लगता है कि 26 जनवरी 1950 को जब मूल संविधान लागू हुआ था तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। जी हाँ, सिर्फ 8। लेकिन आज बदलती जरूरतों के साथ इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और ये 8 से 12 तक की जो वृद्धि है ना, वो केवल कोई संख्यात्मक बदलाव नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारत के विकास, हमारे लोकतंत्र के परिपक्व होने और एक नए राष्ट्र के सामने आने वाली ऐतिहासिक चुनौतियों का सीधा दस्तावेजीकरण है। वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। तो चलिए इस इमारत की नींव से ही शुरुआत करते हैं, यानी पहली 4 अनुसूचियां। किसी भी राष्ट्र राज्य को जमीन पर उतारने के लिए सबसे बुनियादी चीजें क्या होती हैं? एक निश्चित भौगोलिक सीमा, प्रशासन चलाने वाले लोगों का वेतन, उनके पद की गरिमा के लिए ली जाने वाली शपथ और राज्यों का सही प्रतिनिधित्व। बिल्कुल सही। और पहली अनुसूची यानी शेड्यूल 1 ठीक इसी भौगोलिक ढांचे को परिभाषित करती है। इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र का बहुत स्पष्ट विवरण है। हाँ, और अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। सही। लेकिन वे राज्य कौन कौन से हैं, उनकी सीमाएं कहां तक हैं, इसका जवाब आपको अनुच्छेद 1 में नहीं मिलेगा। अच्छा, वो अनुसूची 1 में मिलता है। बिल्कुल। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे 2014 में तेलंगाना बना या जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तो सबसे पहले इसी पहली अनुसूची में बदलाव किया जाता है। समझ गए। अब जब सीमाएं तय हो गईं, तो इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक अधिकारी चाहिए। और ये एक व्यवहारिक सच है कि बिना पारिश्रमिक के या सैलरी के प्रशासन नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। और यहीं प्रवेश होता है अनुसूची 2 का। हमारे स्रोत में इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार और व्यवहारिक मेमोरी ट्रिक दी गई है, जो है 2 नंबर का पैसा। अरे हाँ, ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है ना? अब स्पष्ट कर दूं कि इसका अर्थ कोई भ्रष्टाचार या कालाधन बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ दूसरी अनुसूची को वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के साथ जोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। यह मेमोरी ट्रिक सच में बहुत प्रभावी है। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति उपसभापति,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और कैग जैसे सर्वोच्च पदों के वेतन और भत्तों का स्पष्ट जिक्र है। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राइट? हाँ बिल्कुल। और यह अनुसूची यह सुनिश्चित करती है कि इन अहम पदों पर बैठे लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता मिले ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक विश्लेषणात्मक सवाल उठता है जो अक्सर छात्रों को भ्रम में डालता है। बताइए। अगर ये संवैधानिक पदों के वेतन की आधिकारिक सूची है तो इसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल या राज्यों के मुख्यमंत्री का वेतन क्यों गायब है? क्या उन्हें वेतन नहीं मिलता या उनके लिए कोई अलग व्यवस्था है? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। देखिए, अनुसूची 2 में केवल उन पदों का जिक्र है जिनका कार्यकाल और वेतन एक निश्चित संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करता है। ओके। महान न्यायवादी का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी उनका पारिश्रमिक सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, न कि इस अनुसूची के तहत। ओह, अच्छा। और इसी तरह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा समय समय पर अलग से बनाए गए कानूनों के तहत तय होता है। इसीलिए वे इस सूची से बाहर हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। मतलब जिनका वेतन फिक्स्ड और सुरक्षित है, बस वही अनुसूची 2 में है। अब वेतन तय हो गया तो पद ग्रहण करने से पहले निष्ठा की कसम भी तो खानी होगी। बिल्कुल खानी होगी। तो तीसरी अनुसूची सीधे तौर पर शपथ या ओथ से जुड़ी है। इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों की शपथ का पूरा प्रारूप दिया गया है। जी हाँ, पूरा फॉर्मेट। लेकिन एक बार फिर इस सूची को देखते हुए एक बहुत बड़ी विसंगति नजर आती है मुझे। वो क्या? जब देश के लगभग हर बड़े अधिकारी की शपथ इस तीसरी अनुसूची में है, तो देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति और राज्यों के प्रमुख राज्यपाल, इनकी शपथ यहाँ से क्यों गायब है? ये कोई गलती नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी संवैधानिक संरचना है। वो कैसे? देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद इतने विशिष्ट हैं और उनका काम मुख्य रूप से संविधान के संरक्षण से जुड़ा है। इसलिए उनकी शपथ को किसी एनेक्चर में डालने के बजाय मुख्य संविधान के अनुच्छेदों में ही एक गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। अच्छा, मतलब उन्हें मेन आर्टिकल्स में रखा गया है। बिल्कुल। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप सीधे अनुच्छेद 60 में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 है और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 है। उनका महत्व इतना अधिक है कि उन्हें किसी अनुसूची में दोहराने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। यानी जो सबसे अहम पद हैं उन्हें सीधे मुख्य ढांचे में ही जगह मिली है। बहुत बढ़िया। अब जमीन हो गई, पैसा हो गया और शपथ भी हो गई। इसके बाद बात आती है प्रतिनिधित्व की। हाँ, जो कि अनुसूची 4 का विषय है। बिल्कुल। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन करती है। हम जानते हैं कि यह आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ आधार वर्ष 1971 की जनगणना को माना गया है। जी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य के पास सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं, लेकिन 1971 की जनगणना ही क्यों? आज तो हम 2020 के दशक में हैं। ये पुराना डेटा क्यों? हाँ, ये एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक बिंदु है। 1970s के दशक में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जोर देना शुरू किया था। हाँ, वो फैमिली प्लानिंग वाले कैंपेन। बिल्कुल। तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने इस परिवार नियोजन को बहुत गंभीरता से लिया और अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर काफी हद तक काबू पा लिया, जो कि अच्छी बात थी। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर भारतीय राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ती रही। अब अगर हर नई जनगणना के आधार पर राज्यसभा की सीटें बदलती तो क्या होता? तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित की उनकी सीटें कम हो जाती। एग्जैक्टली। उन्हें राज्यसभा में कम सीटों का नुकसान उठाना पड़ता। ये तो एक तरह की पेनल्टी हो जाती ना अच्छे काम के लिए। ओह, अब समझी। तो इसी पेनल्टी से बचने के लिए एक संशोधन के जरिए 1971 की जनसंख्या को फ्रीज कर दिया गया, ताकि किसी भी राज्य को जनसंख्या नियंत्रण करने पर राजनीतिक नुकसान न हो। वाह, ये तो सच में प्रशासन की गहराई को दर्शाता है कि कैसे एक कानून के पीछे एक पूरी नीतिगत सोच काम कर रही होती है। अब यहाँ रुककर स्रोत में दी गई एक बेहद रचनात्मक मेमोरी फ्रेमवर्क का जिक्र करना बहुत प्रासंगिक होगा। हाँ, वो शॉर्टकट ट्रिक। बिल्कुल। अभी तक हमने पहली 6 अनुसूचियों का आधा सफर तय करने के लिए एक आधार बनाया है। इन्हें उंगलियों पर याद रखने के लिए नोट्स में एक कमाल की ट्रिक दी गई है, स्पोर्ट्स। ये बहुत ही पॉपुलर और असरदार ट्रिक है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। एस से स्टेट्स यानी अनुसूची 1, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पी से पेमेंट, अनुसूची 2, वेतन और भत्ते। ओ से ओट्स, अनुसूची 3,
शपथ, और आर से राज्यसभा, अनुसूची 4, राज्यसभा सीटों का आवंटन। और इसके बाद आते हैं सबसे जटिल हिस्से, टी और एस। हाँ, टी से ट्राइब्स, अनुसूची 5, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और एस से स्पेशल ट्राइब्स, अनुसूची 6, विशेष जनजातीय क्षेत्र। ये स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क वाकई में जटिल जानकारी को मस्तिष्क में लंबे समय तक बनाए रखने का एक बेहतरीन उपकरण है। और जैसा कि इस ट्रिक के आखिरी 2 अक्षरों यानी टी और एस से जाहिर होता है, अनुसूची 4 तक का बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और विविधता को संभालने की थी। नहीं, एकदम सही। ये भारी सांस्कृतिक और जातीय विविधता वाला देश है। अनुसूची 5 और 6 इसी संवेदनशील आबादी के संरक्षण का मॉडल पेश करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अनुसूची 5 पूरे भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है, लेकिन अनुसूची 6 कुछ अलग ही स्तर का संरक्षण देती है। बहुत अलग स्तर का। इसमें विशेष रूप से 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। स्रोत के अनुसार इन्हें AMTM के नाम से याद रखा जा सकता है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो एक तरह का VIP प्रोटेक्शन जोन लगता है। आप इसे ऐसा कह सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि केवल इन्हीं 4 राज्यों को ये विशेष दर्जा क्यों दिया गया? पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूची 6 में क्यों नहीं रखा गया? इसके पीछे का जो इतिहास है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान सभा के समय एक विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसे बोरदोलोई समिति कहा जाता था। अच्छा, इसके अध्यक्ष असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई थे। इस समिति ने एक जमीनी अध्ययन किया और पाया कि मुख्य भूमि भारत की जो जनजातियां हैं, उनका कुछ हद तक अन्य समुदायों के साथ सांस्कृतिक घुलना मिलना हुआ था। मतलब वे पूरी तरह से कटे हुए नहीं थे। हाँ, लेकिन इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों यानी AMTM की जनजातियां अपनी जमीन, अपनी न्याय प्रणाली और अपनी संस्कृति को लेकर बाकी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई और अलग थीं। एकदम आइसोलेटेड। बिल्कुल। उन पर अगर दिल्ली या राज्य की राजधानी से थोपे गए सामान्य कानून लागू किए जाते तो उनका पूरा सामाजिक ढांचा ही बिखर जाता। इसका मतलब है कि सामान्य प्रशासनिक नियम वहां काम ही नहीं कर सकते थे। एकदम नहीं। इसीलिए अनुसूची 6 के तहत एक बहुत ही अनोखा प्रावधान किया गया, स्वायत्त जिला परिषदों का निर्माण, जिसे हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या ADCs कहते हैं। ADCs। वर्तमान में इन 4 राज्यों में कुल 10 ADCs काम कर रही हैं और ये परिषदें कोई साधारण पंचायतें नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? ये एक प्रकार की मिनी सरकारें हैं, जिन्हें अपने जंगलों, जमीन, विवाह, विरासत और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर खुद के कानून बनाने का अधिकार है। वाह, खुद के कानून। लेकिन अगर ये परिषदें अपनी शक्ति का उपयोग कर रही हैं और उसे राज्य की चुनी हुई सरकार भी है, तो क्या राज्य सरकार और इन परिषदों के बीच शक्तियों का टकराव नहीं होता? टकराव की संभावना तो हमेशा रहती है। वही तो। अगर एक ADC कोई ऐसा नियम बना दे जो राज्य या केंद्र के खिलाफ हो, तो उसे कौन रोकेगा? यहीं पर संविधान का बेहतरीन संतुलन काम आता है। इन स्वायत्त परिषदों की शक्तियों पर जो अंतिम नियंत्रण होता है ना, वो उस राज्य के राज्यपाल का होता है। अच्छा, गवर्नर का? जी, राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो इन परिषदों को निलंबित कर सकता है या उनके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि जनजातियों को स्वायत्तता तो मिले, लेकिन वे देश के मुख्य संवैधानिक ढांचे से बाहर न जाएं। यह बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। शक्तियों के इस संतुलन और टकराव की बात से हम स्वाभाविक रूप से अनुसूची 7 पर पहुंचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अक्सर इसे घर के कामों के बंटवारे से जोड़ा जाता है, लेकिन हमारे नोट्स के अनुसार आज के समय में इसे एक बड़े कॉर्पोरेट ढांचे की तरह समझना ज्यादा सटीक होगा। ये कॉर्पोरेट वाला नजरिया मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। आप इसे कैसे समझाएंगी? देखिए, एक बड़ी कंपनी में एक हेड ऑफिस होता है जहां CEO बैठता है और कई रीजनल ऑफिस होते हैं। बिल्कुल। अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, जिसमें 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति या मुद्रा। यह हेड ऑफिस का काम है, क्योंकि पूरे देश के लिए एक समान नीति चाहिए। सही बात है। दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, जिसमें 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, कृषि और स्थानीय बाजार। यह रीजनल ऑफिस का काम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कृषि समस्याएं केरल की कृषि समस्याओं से बिल्कुल अलग होंगी। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और जो तीसरी है वो है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 52 विषय हैं।
ये उन क्रॉस फंक्शनल टीमों की तरह है जहां हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस दोनों को मिलकर काम करना होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, समवर्ती सूची में शिक्षा या वन जैसे विषयों को क्यों रखा गया है? ये पूरी तरह से राज्यों को क्यों नहीं सौंप दिया गया? शिक्षा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, एक तरफ हमें पूरे देश में शिक्षा का एक राष्ट्रीय मानक या नेशनल स्टैंडर्ड चाहिए जो केंद्र सरकार तय करती है। ताकि एकरूपता रहे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही शिक्षा में स्थानीय भाषा, संस्कृति और इतिहास का पुट भी तो होना चाहिए ना, जिसे राज्य सरकारें बेहतर समझती हैं। इसीलिए दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ये तो बहुत तार्किक है। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया की तरह ही अगर राज्य और केंद्र के कानून में कभी सीधा टकराव हो जाए तो हेड ऑफिस यानी केंद्र का कानून ही सर्वोच्च माना जाता है। और कानून के बाद भारत की आत्मा पर आते हैं, यानी उसकी भाषाएं। अनुसूची 8 भारत की भाषाई विविधता का एक विशाल उत्सव है। बिल्कुल। जब संविधान बना था तब इसमें केवल 14 मूल भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। और ये इस बात का प्रमाण है कि संविधान एक स्थिर या जड़ दस्तावेज नहीं है, ये समय के साथ विकसित होता है। समय की जरूरत के हिसाब से। 21वें संशोधन से सिंधी भाषा जुड़ी, 71वें संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आई, और 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया। लेकिन अनुसूची 8 सिर्फ 22 भाषाओं तक ही सीमित नहीं है जी। इसमें शास्त्रीय भाषाओं का यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग है। बिल्कुल। और यहाँ 2024 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अपडेट सामने आया है। हाँ, जो कि बहुत ही रीसेंट और महत्वपूर्ण है। पहले हमारे देश में 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, जिनमें तमिल को 2004 में सबसे पहले ये दर्जा मिला था। लेकिन 2024 में भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। ये हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। क्या बात है। अब देश में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, किसी भी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलना केवल एक सम्मान की बात नहीं है। तो इसका और क्या फायदा होता है? इसका बहुत बड़ा जमीनी असर होता है। दर्जा मिलने के बाद उस भाषा के संरक्षण के लिए विशेष फंड मिलते हैं, विश्वविद्यालयों में चेयर स्थापित की जाती हैं, और जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं उनके डिजिटलाइजेशन पर काम होता है। ये हमारी 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी विरासतों को जीवित रखने का एक तंत्र है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये पहली 8 अनुसूचियां प्रशासन, विविधता और संस्कृति को इतनी खूबी से संभाल रही हैं। लेकिन कोई भी ब्लूप्रिंट हर परिस्थिति के लिए पहले से तो तैयार नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। आज़ादी के तुरंत बाद इस संवैधानिक ढांचे को कुछ बहुत गंभीर राजनीतिक और सामाजिक झटकों का सामना करना पड़ा, और उस उथल-पुथल ने जन्म दिया सुधार और स्थिरता के अगले चरण को, यानी अनुसूची 9 और 10। अनुसूची 9 का इतिहास तो अपने आप में एक कानूनी थ्रिलर जैसा है। थ्रिलर? वो कैसे? इसे 1951 में पहले ही संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना और भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स लागू करना। हाँ, जमीन का सम्मान बंटवारा बहुत जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सरकार किसी जमींदार की जमीन लेकर उसे किसानों में बांटने की कोशिश करती, जमींदार संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर अदालत पहुंच जाते और कानून पर रोक लग जाती। ओहो, ये तो बहुत बड़ी अड़चन थी। तो इस रुकावट से बचने के लिए तत्कालीन सरकार ने क्या किया? उन्होंने अनुसूची 9 रूपी एक लॉकर या तिजोरी का निर्माण किया। लॉकर? हाँ, नियम ये बनाया गया कि जिस भी कानून को इस 9वीं अनुसूची के लॉकर में डाल दिया जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकेगी। मतलब अदालत उस कानून में दखल ही नहीं दे पाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है मुझे। अगर सरकार ने अनुसूची 9 में कोई भी मनमाना कानून डाल दिया तो क्या अदालत सच में कुछ नहीं कर सकती थी? ये तो एक तरह से तानाशाही जैसी स्थिति को जन्म दे सकता था। आपका ये डर बिल्कुल जायज है और ऐतिहासिक रूप से यही हुआ भी। अच्छा। शुरुआत में ये लॉकर केवल भूमि सुधारों को बचाने के लिए था, लेकिन बाद की सरकारों ने इसका राजनीतिक फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो आरक्षण से जुड़े कानून या अन्य विवादास्पद बिल इस अनुसूची में डालने लगे ताकि कोर्ट उनसे सवाल न कर सके। बाप रे। एक समय ऐसा आया जब इस लॉकर में 280 से ज्यादा कानून भर दिए गए थे। 280? फिर इस संवैधानिक संकट का समाधान कैसे हुआ? क्या न्यायपालिका हमेशा के लिए चुप हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर 24 अप्रैल 1973 की तारीख भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होती है।
केशवानंद भारती केस। एग्जैक्टली केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। हाँ, जो बहुत मशहूर है। और स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो अदालत उसकी पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा कर सकती है। वाह, मतलब लॉकर की चाबी कोर्ट ने वापस ले ली। बिल्कुल, बशर्ते वो कानून संविधान के मौलिक ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसने सत्ता के दुरुपयोग पर एक बहुत बड़ी लगाम लगा दी। ये चेक एंड बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब न्यायपालिका ने अपना संतुलन बना लिया तो खुद राजनीति में भी संतुलन लाना बहुत जरूरी हो गया था। हाँ, 1980 के दशक की बात है ये। 1980 के दशक की भारतीय राजनीति में एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था, आया राम गया राम। अरे हाँ, ये जुमला तो राजनीति विज्ञान के हर छात्र को पता होता है। बिल्कुल। ये जुमला हरियाणा के एक विधायक गया लाल से जुड़ा है, जिन्होंने 1967 में एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। एक दिन में 3 बार? ये तो हद है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक भयंकर खतरा था। नेता अपने निजी स्वार्थ, मंत्री पद या पैसों के लालच में रातों रात पार्टियां बदल लेते थे। मतलब जनता किसी एक विचारधारा को वोट देती थी और सरकार किसी और की बन जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। इस अस्थिरता और राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने के लिए ही 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसने 10वीं अनुसूची को जन्म दिया। इसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। सही कहा। इसने स्पष्ट नियम तय किए कि यदि कोई चुनावा प्रतिनिधि अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है या चुनाव जीतने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस कानून ने निश्चित रूप से राजनीतिक ब्लैकमेलिंग को कम किया और सरकारों को गिरने से बचाया। लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी है। दोधारी तलवार? वो कैसे? कुछ आलोचकों का मानना है कि इस 10वीं अनुसूची ने विधायकों की व्यक्तिगत आवाज को दबा दिया है। अब वे अपनी अंतरात्मा या अपने क्षेत्र की भलाई के बजाय हमेशा पार्टी लाइन पर वोट करने के लिए मजबूर होते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय विडंबना है। स्थिरता तो आ गई, लेकिन शायद आंतरिक लोकतंत्र या इनर पार्टी डेमोक्रेसी की थोड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल। बहरहाल अनुसूची 10 तक आते आते केंद्र और राज्य स्तर पर एक ठोस और स्थिर ढांचा खड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या कमी? ये पूरी इमारत ऊपर से तो शानदार दिख रही थी, लेकिन इसका संपर्क जमीन से कटा हुआ था। जब तक सत्ता दिल्ली के एसी कमरों या राज्यों की राजधानियों से निकलकर गांव की चौपालों और शहरों की छोटी गलियों तक नहीं पहुंचती, तब तक लोकतंत्र अधूरा ही था। इसी अधूरेपन को दूर करने और सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। जी हाँ, इन संशोधनों के जरिए अनुसूची 11 और 12 को इस ब्लूप्रिंट में जोड़ा गया। ये जमीनी लोकतंत्र या ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को संवैधानिक अधिकार देने का ऐतिहासिक पल था। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि गांव के स्थानीय विकास के लिए 29 विषय सीधे पंचायतों को सौंप दिए गए। 29 सब्जेक्ट्स? हाँ, इनमें कृषि, ग्रामीण सड़कें, पेयजल और महिला विकास जैसे विषय शामिल हैं। अब गांव का मुखिया या पंचायत किसी विधायक या सांसद के भरोसे नहीं थे। उनके पास खुद के अधिकार और बजट की रूपरेखा थी। और शहरी क्षेत्रों के लिए उसी वर्ष अनुसूची 12 जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं या म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। इसमें शहरी विकास, स्लम सुधार और नगर निगमों के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए। लेकिन एक बात सोचिए, पंचायतों के लिए 29 विषय और नगर पालिकाओं के लिए सिर्फ 18, ये अंतर क्यों? अगर देखा जाए तो 29 और 18 का ये अंतर बहुत तार्किक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग जैसी कई विविधताएं और प्राथमिक गतिविधियां होती हैं, इसलिए वहां 29 विषय हैं। अच्छा। जबकि शहरी क्षेत्रों का प्रशासन मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई और शहरी नियोजन पर केंद्रित होता है, इसलिए वहां 18 विषय रखे गए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि भारत का पहला नगर निगम ब्रिटिश काल में ही मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, स्थापित हो गया था। लेकिन उसे पूरे देश में एक संवैधानिक ढांचे का रूप लेने में
अनुसूची 12 तक का इंतजार करना पड़ा। अगर इस पूरी यात्रा का सिन्हावलोकन किया जाए तो ये साफ हो जाता है कि 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियों तक का ये सफर केवल पन्नों का जुड़ना नहीं है। तो ये क्या है? ये भारत राष्ट्र की परिपक्वता का जीता जागता दस्तावेज है। अनुसूची 9 ने हमें जमींदारी से मुक्त कर आर्थिक न्याय दिया, 10 ने हमें राजनीतिक अवसरवादिता से बचाया और 11 व 12 ने लोकतंत्र को देश के हर एक नागरिक के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये ब्लूप्रिंट सच में इतना लचीला बनाया गया था कि ये हर बदलते युग की चुनौतियों को अपने भीतर समाहित कर सके। लेकिन इस लचीलेपन से एक बहुत ही गहरा और भविष्योन्मुखी विचार सामने आता है। वो क्या है? आज हमने 12 अनुसूचियों के तंत्र को डिकोड किया, जो मुख्य रूप से जमीन, वेतन, सत्ता और स्थानीय प्रशासन से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत तेजी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई रोजमर्रा की जिंदगी का फैसला कर रहा है। डेटा प्राइवेसी एक मौलिक संघर्ष बन चुकी है। साइबर स्पेस की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा वैश्विक संकट बन गया है। बिल्कुल। अगर तकनीक, पर्यावरण और समाज इसी अभूतपूर्व गति से बदलते रहे तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में भारतीय संविधान को एक बिल्कुल नई 13वीं अनुसूची की आवश्यकता पड़ सकती है? वाह, ये एक बहुत ही दूरदर्शी और प्रासंगिक सवाल है। एक ऐसा नया एनेक्शर जो शायद इस डिजिटल युग के नागरिक अधिकारों को परिभाषित करे।